नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पूरक पुस्तक वितान जो कक्षा 12वीं की है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में। और इसका एक पाठ है जूझ, जो मराठी के प्रसिद्ध लेखक आनंद यादव का लिखा हुआ है। आनंद यादव का जीवन परिचय हम जान लें। जन्म 30 नवंबर सन 1935 कागल महाराष्ट्र में हुआ। आनंद रतन यादव पूरा नाम इनका था। मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार रहे हैं। इसके अलावा इनके द्वारा रचित जो एक उपन्यास है झोंबी, इसके लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूझ इनका बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है जो कि मूलतः मराठी के अंदर लिखा गया है। इनका निधन 2016 में हो गया। और ये जो पाठ है ये उनकी आत्मकथा का एक अंश है, जो कि एक संघर्षशील व्यक्ति की कहानी है। किस प्रकार बचपन से कदम कदम पर संघर्ष करते हुए एक व्यक्ति एक महान लेखक बन जाता है, ये कहानी है खुद लेखक की। पाठ का सार क्या है, संक्षेप में एक निचोड़ के रूप में कुछ पंक्तियों के अंदर आप समझेंगे इसको। मराठी भाषा के जाने माने कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के अत्यंत प्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास से ये अंश लिया गया है। उन्होंने अपना उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा है, यानी लिखने की जो शैली होती है, लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। तो उपन्यास जो लिखा गया है ये, इन्होंने इस उपन्यास को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। इसमें लेखक ने अपनी किशोरावस्था में जिस ग्रामीण जीवन को देखा और जिया है, उसके यथार्थ को ही अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया है। यथार्थ का मतलब है सच्चाई, यानी जो ग्रामीण जीवन में जो कुछ इन्होंने झेला या जिया, उस सब को इन्होंने हमारे सामने रख दिया है। बात करते हैं आगे कि आनंद पढ़ना चाहता था, परंतु उसके पिता को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी। आनंद के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। पढ़ने की उसकी तीव्र इच्छा थी और उसी ने उसको एक जीवन का उद्देश्य दिया, और वो उद्देश्य था लेखक बनना। उसने विद्यालय जाने के लिए माँ की मदद से पिता पर यहाँ के एक प्रतिष्ठित जमींदार से दबाव डलवाया। पिता की सभी शर्तें मानी, यानी पिता ने शर्तें भी रखी है कि स्कूल अगर मैं भेज रहा हूँ तो तुझे क्या क्या करना होगा। पिता की सभी शर्तें मानी और उनका पालन किया। और विशेषतः वो शर्तें थी, क्या शर्तें थी बच्चों? एक शर्त थी कि विद्यालय जब जाएगा तो घर से जब विद्यालय जा रहा है उससे पहले उसे खेत आना होगा। ठीक है, क्योंकि विद्यालय 11 बजे था उसका। खेत आना होगा उसको, और खेत में काम करके और फिर 11 बजे विद्यालय जाना होगा, और फिर विद्यालय से आते ही पुनः खेत में आकर पशु चराने होंगे। ये उसने कई शर्तें रखी है। उन शर्तों को पालन इस बच्चे को करना था, तभी इसको स्कूल भेजा जाना था। इसके अलावा ये विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में जाता, पानी देता, ढोर चराता। स्कूल में उसे कुछ लड़के तंग करते हैं, यानी जो संघर्ष इसका खेतों में था वही संघर्ष स्कूल में भी चलने लग गया। स्कूल में लड़के उसे तंग करते थे, और तंग करने का जो एक बात इसके अंदर आई है पाठ में, वो आई है मध्यांतर की जब जो छुट्टी है उसके दौरान उसको तंग किया गया। उसकी धोती की कांच खोल दी गई, क्योंकि धोती वही पहन कर गया था, बाकी बच्चे तो धोती पहन कर गए नहीं थे। और उससे पहले जब ये शुरू में पहला जो कालांश था, तो उसमें इसकी सिर पर जो गमछा बांधा हुआ था उस गमछे को छीन लिया गया। ठीक है, चौहान के लड़के ने, और वह शरारती लड़का था उसने छीना। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं ने, उस दिन की जो घटनाएं घटी, उन्होंने उसका मन उदास कर दिया, और उससे डर कर लेकिन वह डर कर भागा नहीं। परेशानियों का सामना किया उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता हुआ वह सफल हुआ।
अब जो सबसे ज़्यादा इस पाठ में ये बताया गया है कि किससे प्रेरणा मिली है इसको, अपने इस उपन्यास के अंश में वो लेखक लिखते हैं कि मराठी के जो अध्यापक थे तो वो बड़े आनंद के साथ पढ़ाते थे, बड़ी मस्ती के साथ पढ़ाते थे। ये भाव छंद लय के साथ कविताओं का पाठ करता था। बस तभी लेखक के मन में ये विचार आया कि क्यों न यह भी कविताएं लिखना, वह भी कविताएं लिखना शुरू करें। यानी खेतों में काम करते करते और भैंसे चराते चराते उसे बहुत सा समय भी मिल जाता था। इस कारण लेखक ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी और अपनी सारी कविताओं को वह मराठी के अध्यापक को दिखाता था ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। यानी जो कुछ भी वह दिन भर में लिखता था सबको ले जाकर के मराठी के अध्यापक को दिखाता था, जिससे कि उसकी सारी कमियों को दूर किया जा सके। उसके बाद बात आती है कि लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वो इतना रम जाते थे, रमने का मतलब है खो जाना, और उनका कविता पढ़ाने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा था, सुरीला गला। अब विशेषता यहाँ आ रही है कि मास्टर जो मराठी पढ़ाते थे उनका नाम था सोंदलगेकर मास्टर। तो सोंदलगेकर मास्टर जब मराठी पढ़ाते थे तो उनका अंदाज कैसा था, क्यों वो इतने आदर्श बन गए इस बच्चे के। तो बताते हैं कि उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था, सुरीला गला था, छंद की बढ़िया लय, ताल, और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी की जितनी भी कविताएं थी, और इसके अलावा उनको अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता जो थी उसे भी सुनाते, और वो स्वयं कविता लिखते थे। ये सबसे बड़ी बात थी, वो स्वयं की कविताएं भी सुनाते थे। तो बच्चे का हौसला और बढ़ा कि अगर ये कविता लिख सकते हैं। तब उसे पता चला कि कविता लिखने वाले भी इंसान होते हैं। पहले उसे पता नहीं था, वह सोचता था पता नहीं कविताएं कैसे लिखी जाती है, कौन लिखता होगा। अब उसे लगा कि कविता तो लिखते हैं वो आदमी ही होते हैं। आगे लेखक बताता है कि कविताएं पढ़ते हुए अथवा कविताओं के साथ खेलते हुए उसे दो बड़ी शक्तियां मिली है। ठीक है, पहले लेखक को पशु चराते हुए, खेत पर काम करते हुए अकेलापन और उबाऊपन महसूस होता था। यानी जब खेत में पशु चराता था तो उसे अकेलापन और उबाऊपन महसूस होता था, लेकिन कविताएं पढ़ने से लेखक का यह उबाऊपन बिल्कुल दूर हो गया। जैसे ही कविताएं पढ़ने लगा, लिखने लग गया, बनाने लग गया, तो इसका ये उबाऊपन दूर होने लग गया। लेखक अपने आप ही खेलने लगा। लेखक को ऐसा लगने लगा कि यदि वह अकेला रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अकेले रहने से वह ज़्यादा कविताएं कर सकता था। उसे कविता गाना आ गया। अब वह काव्य पाठ करते करते नाचने लग गया। उसे लय, तुकबंदी और छंद का ज्ञान होने लग गया। यानी लय, तुकबंदी और छंद का ज्ञान होने लग गया कि किस प्रकार सही तरीके से कविता लिखी जा सकती है। गाने के साथ साथ अभिनय करना भी लेखक ने सीख लिया था। गाता था, साथ में नाचता था, हाथों से, चेहरे से हाव भाव करता था। कविता पाठ ने लेखक को न केवल श्रेष्ठ कवि बना दिया, बल्कि उसकी काव्य प्रतिभा जो थी उसको भी कई लोगों ने पहचाना था। बात करते हैं आगे कि एक व्यक्ति आए हैं इस पाठ में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान है, लेखक कह रहा है, मेरे जीवन में। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं पढ़ पाता और एक अच्छा लेखक नहीं बन पाता। और वो हैं एक प्रतिष्ठित जमींदार, जिनके यहाँ कभी ये खेत जोता करते थे, अब नहीं जोतते हैं, अब किसी और का जोतते हैं। तो दत्ताजी राव देसाई सरकार उनका नाम है। तो जिन्होंने इसके पिता को, अर्थात जिसको ये दादा कहता था, उसको कह करके इसको स्कूल भेजा है। तो उनका चरित्र कैसा है ये हम समझेंगे, कैसे हैं वो व्यक्ति दत्ताजी राव देसाई सरकार। सबसे पहला उनके चरित्र का एक बिंदु आता है, वो तर्कशील हैं। यानी दत्ताजी राव तर्क के माहिर हैं। लेखक की पढ़ाई के संबंध में वे लेखक के पिता से तर्क करते हैं, जिसके कारण वह उसे पढ़ाने की मंजूरी दे देता है। यानी पिता बहुत बातें कहता है इसके बारे में, गलत सही मिला करके, लेकिन दत्ताजी राव उसको तर्कों में हरा देते हैं और बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी बात है, वो मददगार हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेखक की भी पढ़ाई में मदद की है उन्होंने, और खर्चा उठाने को भी तैयार है वो। इसके अलावा वो एक प्रेरक हैं। दत्ता जी साहब जो हैं वो प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, हमें प्रेरणा देते हैं। ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसी की प्रेरणा से लेखक का पिता बेटे को स्कूल भेजने के लिए तैयार होता है। इसके अलावा दत्ताजी राव समझदार व्यक्ति हैं। दत्ताजी बेहद सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। लेखक उसकी माँ की बात का अर्थ वे सीधे ही समझ जाते हैं। यानी जैसे उसकी माँ जाती है और थोड़ी बहुत बात कहती है, इतने में वो समझ जाते हैं। लेखक के पिता को बुलाकर उसे समझाते हैं, बेटे की पढ़ाई करवाने की बात कहते हैं।
माँ बेटी की बात को गुप्त भी रखते हैं। तो इस तरह से जो समझदार व्यक्ति है वो ऐसा काम करता है। तो ये उनका एक तरह का अच्छा चरित्र है। अब बात करते हैं कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को क्या उलझन थी और कविता कर लेने के बाद वह उलझन कैसे दूर हुई, ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, ढोर कहते हैं पशुओं को, कि ढोर ले जाते समय एक शब्द है ढोर, पशु, ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते समय, अन्य काम करते समय अकेलापन उसे बुरा लगता था। कविता के प्रति लगाव हो जाने के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था और चाहता कि वह अकेला ही रहे। अकेलेपन से अब ऊब नहीं होती उसे, अब अच्छा लगता है उसे, कविता गाता है, अभिनय करता है, नृत्य करने लग गया। तो इस तरीके से कवि रम गया अब अपने जीवन के अंदर, जीवन का जो रस है वो उसे आने लग गया। कुछ कठिन शब्द हैं इस पाठ में, क्योंकि मराठी का मूलतः पाठ है तो मराठी के शब्द भी आ रहे हैं। तो कवि की भाषा मराठी है, उन शब्दों को कुछ लिया गया है। वैसे इससे पाठ का अनुवाद किया गया प्रथम केशववीर ने, मराठी से हिंदी में किया है, तो सरल कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ कठिन शब्द रह गए हैं। एक शब्द है गड्ढे में धकेलना, इसका मतलब है पतन की ओर ले जाना। उसके बाद है कोल्हू, गन्ने का रस निकालने का एक यंत्र होता है, उसको कोल्हू बोलते हैं। एक शब्द है कंडे, जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते होंगे। पशुओं के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं, पाथे, उपले, कंडे। तड़पन, तड़पन कहते हैं पीड़ा को। बाड़ा, अहाता, शब्द आया था कि देसाई सरकार के बाड़े का बुलावा दादा के लिए बड़े सम्मान की बात थी। बाड़ा यहाँ अहाता है, यानी उसके देसाई सरकार के घर की आगे की जो जगह है जहाँ देसाई सरकार बैठ करके लोगों से बातें करते हैं। जीवने, जीवने का मतलब है खाना खाने। जिरह, बहस, जिरह करना, बहस करना। हजामत बनाना, फटकारना। दादा देसाई सरकार ने दादा की खूब हजामत बनाई, वाक्य आता है। नापास, उत्तीर्ण, ये देसाई सरकार कहते हैं कभी नापास तो नहीं हुआ रे छोरे। नापास का मतलब है अनुत्तीर्ण, यानी फेल हो जाना। बालिस्टर, ये दादा कहता है उसका कि तू पढ़कर बालिस्टर नहीं होने वाला। ठीक है, बालिस्टर अपभ्रंश शब्द है बैरिस्टर का, वकील। ठीक है, रोते धोते, जैसे तैसे। खिल्ली उड़ाना, मजाक करना। मटमेली, गंदी। मेल खाऊ, ऐसा कपड़ा जिसमें मेल दिखाई न दे उसे मेल खाऊ कपड़ा कहते हैं। दहशत, डर। ठोंक देना, पिटाई करना। भान होना, आभास होना किसी चीज़ का। यति, गति, ये कविताओं से संबंधित शब्द है। यति और गति, कविता में रुकने और आगे बढ़ने का जो नियम होता है उसको यति गति बोलते हैं। भी कहाँ रुकना है कविता में, किस शब्द के बाद रुकना है और किस शब्द में गति देनी है, उसको बड़े जल्दी लेना है किसी शब्द को बोल करके। उसके बाद है आरोह अवरोह है, ये शब्द भी कविता से संबंधित है, यानी उतार चढ़ाव बोला जाता है, जिसमें कविता में उतार और चढ़ाव होता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है। स्वर को हम ऊंचा नीचा करते हैं, कहाँ स्वर को बहुत तेज लेना है, कहाँ एकदम बिठा देना है, ये कविता के भाव के अनुसार होता है। जिस प्रकार का भाव होता है वैसा ही उसका स्वर देना होता है। कविता से संबंधित ये कुछ शब्दार्थ थे। अब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बच्चों, ये इस जो 2020 और 21 का जो पाठ्यक्रम है आपके 12वीं कक्षा का, उसमें इस पूरक पुस्तक से जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके। तो पाठ्यक्रम बदला गया है, प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है वो बदल गया है, उसके अनुसार ही हमने प्रश्न लिए हैं। बड़े प्रश्न नहीं लिए हैं, बड़े प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो ये हम छोटे प्रश्न करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। मैंने इनको एक एक पंक्ति का ही रख लिया है, जिससे कि आपको उत्तर का पता चलेगा तो आप बहुविकल्प में अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न हम देख रहे हैं कि इस पाठ का नाम आया था जूझ। तो जूझ का क्या अर्थ है? जूझ का अर्थ है संघर्ष, यानी जूझना या संघर्ष करना। दूसरा प्रश्न आता है हमारा उपन्यास जूझ, किस तरह का उपन्यास है ये? तो ये उपन्यास जो है वो आत्मकथात्मक उपन्यास है, यानी इसकी शैली जो है वो आत्मकथात्मक शैली है। एक प्रश्न बनता है कि लेखक ने पाठ का शीर्षक जूझ क्यों रखा? ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा कि लेखक बचपन से ही पग पग पर समस्याओं से जूझ रहा था, इसलिए इस पाठ का नाम जूझ रखा गया है। प्रश्न बनता है कि आनंदा किस कक्षा में दोबारा पढ़ता है, यानी वापस जाता है, जिसमें नापास हो गया था वो है 5वीं कक्षा।
और एक प्रश्न बनता है कि आनंदा की माँ किसे बरहेला सुअर की उपमा देती है, कि वो तो बरहेला, पढ़ाई के नाम पर तो वो बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। ये वाक्य आया था माँ का। तो ये है लेखक के पिता के बारे में, यानी लेखक के पिता जिनको वह दादा कहता था उनके बारे में कहा गया है ये। अगले प्रश्न के रूप में बात करते हैं, आनंदा की कक्षा का मॉनिटर कौन था? आनंदा की कक्षा का वो सबसे दुबला पतला सबसे होशियार बच्चा जिसका नाम था वसंत पाटिल, वो मॉनिटर था। अगला प्रश्न है, सौंदलगेकर किस विषय के शिक्षक थे? सौंदलगेकर, मास्टर सौंदलगेकर जो इसके आदर्श भी थे, वो मराठी पढ़ाया करते थे, जो नृत्य अभिनय के साथ हाव भाव के साथ कविताएं गाते थे और इसको प्रोत्साहित भी करते थे कविता लिखने के लिए। एक प्रश्न बनता है कि इस पाठ में दादा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? बार बार दादा शब्द आता है कि दादा ऐसा करता था, दादा ऐसा नहीं करता था। तो दादा शब्द जो है वो यहाँ पिता के लिए आया है। एक प्रश्न बना है कि दादा के सामने लेखक को क्या कहने की हिम्मत नहीं होती थी? दादा के सामने, अपने पिता के सामने क्या कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जो कि उसने माँ से और दत्ताजी राव देसाई सरकार से कहलवाया? तो वो थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा दादा, यानी स्कूल मुझे भेज दो। ये कहने की हिम्मत उसके पिता से नहीं होती थी, क्योंकि पिता उसको मारता पीटता था। एक और प्रश्न बनता है कि लेखक को पढ़ाने के लिए किसने दादा से सिफारिश की थी? दादा से जो सिफारिश की है वो दत्ताजी राव देसाई सरकार ने की है, जो इनके पहले के जमींदार थे, उन्होंने सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, लेखक किसकी प्रेरणा से कवि बन गए? लेखक जो है वो मराठी के मास्टर सौंदलगेकर थे, उनकी प्रेरणा से कवि बन गए। अगला प्रश्न है, लेखक के सर्वप्रिय अध्यापक कौन थे? सर्वप्रिय यानी जो सबसे प्रिय होते हैं वो है मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर। प्रश्न अगला है, लेखक के पिता ने उसे विद्यालय भेजने के लिए क्या शर्त रखी? तो ये 3 शर्तें हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों शर्तें सही है। पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में काम करना होगा तथा पानी लगाना होगा। अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं भेजा जाएगा। छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चलाने होंगे। ये 3 जो मुख्य शर्तें रखी थी पिता ने। एक और प्रश्न बनता है कि हमारी ही पाठशाला, अपनी ही पाठशाला मुझे चोंच मार रही थी। तो ये चोंच मारने का यहाँ क्या अर्थ है? अपनी ही पाठशाला मुझे चोंच मार रही थी। चोंच मारने का मतलब है मेरा तिरस्कार कर रही थी, मेरी उपेक्षा कर रही थी, मेरा निरादर कर रही थी। ठीक है। और आखिरी प्रश्न हम ले रहे हैं, गणित पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम था और ये कौन थे? तो गणित पढ़ाने वाले शिक्षक थे मंत्री मास्टर, और ये इनके कक्षा अध्यापक भी थे। तो इस तरीके से आपने ये पाठ समझा। धन्यवाद बच्चों।